गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम नीट 2025 का कुछ मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मास्टर बोल रहा है कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला भी बताएंगे और जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है उसको भी बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो ये आपको डॉक्टर हरिओम गंगवार सर का जो बायो नीट है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जब पढ़िएगा तो देखिए कहाँ से उठाया गया है। देखिए कहाँ से उठाया गया है। देखिए एनसीईआरटी बोल, आप यहाँ लीजिए, ये है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और देखिए यहाँ कहाँ से उठाया गया है। अब एनसीईआरटी यहाँ लिख रही है, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब फिजियोकेमिकल में क्या है, अब देखिए बायोलॉजी को समझने के लिए तो फिजिकल और केमिकल दोनों का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखने के लिए पहले उसको स्टैन करते हैं। स्टैनिंग का नाम क्या है, जेनस बी ग्रेन स्टैन। उसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करने के लिए हम लोग स्टैनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका साइज बड़ा रहता है। तो अगर केमिकल का हम यूज करेंगे मतलब तो स्टैनिंग में यूज करेंगे, और फिजिक्स का यूज, फिजिक्स मतलब क्या, माइक्रोस्कोप तो यूज करवे करते हैं। आपने देखा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन में भी देखा है कि लाइट माइक्रोस्कोप से मियोसिस का लेप्टोटिन को देखते हैं, फिर पैकेटिन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इसी तरह तो जब हम बायोलॉजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करते हैं तो उसको फिजियोकेमिकल जो बायोलॉजी बोलते हैं, इसको रिएक्शनिस्ट बायोलॉजी करते हैं। ये आपको बहुत सारा मास्टर जो यूट्यूब पे बोल रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको ये नहीं मिल रहा है। लेकिन आप डॉक्टर हरिओम गंगवार सर का आप बायोनीट बनाइए, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, और आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। अब आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिखाते हैं। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का है, लेकिन देखिए टाइम का, हमें भी टाइम लगा बहुत। इसमें हम कम से कम 2 मिनट तक सोचे, लास्ट में इसको हम ये किए। पहले हमको लग रहा था कि ये मारे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, लेकिन दिमाग लगाए कि देखिए आप पढ़िए कि मेंडल का इनहेरिटेंस में क्या आता है। मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने कौन सा लॉ दिया था, मेंडल ने लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोलता है, फैक्टर ऑकर्स इन पेयर एंड वन पे फैक्टर डोमिनेंस ओवर अदर। एक फैक्टर दूसरे पे डोमिनेंस करता है जब वो हेटेरोजाइगस में होता है। तो ये सब बोला था। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था फिर डायहाब्रिड कॉज के बेसिस पे। लेकिन ये तो मेंडल के उसको लॉ को मेंडल क्या बोलता था, 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कई सारे जीन मिलकर एक मतलब कैरेक्टर का एक्सप्रेशन करता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, देखिए आप 1 मिनट रुकिए, आप यहाँ देखिए ये क्या है, ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब मेनी जीन 1 कैरेक्टर, मतलब कई सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को एक्सप्रेशन करता है। मेंडल क्या बोलता था, मेंडल बोलता था 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर। तो ये मेंडल बोलता था, और इसमें हम मेरे लेक्चर को अगर आप देखे होंगे तो इसमें आपको पढ़ाए थे कि इसका एक्सेप्शन था, क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब इसका एक्सेप्शन था। और ये सब भी लगभग इसका जो है ना एक्सेप्शन के तौर पे ही आता है। जैसे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रोपी में आपको बी जीन बताए थे। तो उसी तरह ये भी एनसीईआरटी का है। लेकिन जब तक एनसीईआरटी का गहरा नॉलेज आप नहीं न लीजिएगा तब तक ये सब नहीं सोच पाइएगा। देखिए एनसीईआरटी का हम गहरा नॉलेज लिए हैं, फिर भी हमको इस क्वेश्चन को करने में सोचना पड़ा। 2 मिनट तक इसको बैठ के हम सोचे कि क्या करे क्या नहीं, तब फिर लास्ट में डिसाइड मारे, फिर दिमाग लगाए, तब फिर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को मारे। तो ये भी मेरा सही निकला। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये भी मास्टर सब बोल रहा है बाहर से आया है, लेकिन ये बाहर से नहीं आया है। कई सारा मास्टर को हम देखें कि बोल रहा है कि बाहर से आया है, लेकिन ये भी सोचने लायक है। इसमें भी 2-3 मिनट हम सोचे। ये भी एनसीईआरटी का,
इसको ब्रेन में हम रिकॉल किए और एनसीईआरटी के डायग्राम के ऊपर ले गए। ये डायग्राम से पूछा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना स्टूडेंट कि डायग्राम से एकदम हिला दिया है। मतलब डायग्राम को सोचो और डब्बा वाला पोर्शन से ज्यादा लिया है। ये डायग्राम मतलब डब्बा वाला पोर्शन से, मतलब बॉक्स बना के। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ए किंगडम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। आपने सिंपली हम क्या, देखिए मेरे चैनल पे भी अपलोड है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेनियम एनिमल, तो यही हो गया। तो मोनरा में क्या होता है, मोनरा में क्या होता है, वो प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा में क्या, यूकैरियोट है, लेकिन यूनिसेलुलर है। तो ये देखिए इसका यही क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा सी नंबर, मतलब प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल। तो किस में होता है, मोनरा में होता है। हम आपको बताए थे पेप्टिडोग्लाइकन का बना रहता है सेल वॉल, और आपने पढ़ा भी होगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा आ जाएगा। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोट विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, सेल और सिंगल सेल होता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ए मल्टी सेलुलर हेटेरोसाइट। अब ये कहाँ से पूछा गया है आपको बता रहा है, पर ये सोचने वाला है। इसको भी अरेंज करने, वहां इतना प्रेशर रहता है कि इसको भी अरेंज करने में हमको 2 मिनट लग गया। ये क्वेश्चन देखिए कहां से आया है। देखिए इस बार क्वेश्चन ना स्टूडेंट जो सोच के गए थे ना वैसा तो दिया नहीं, लेकिन देखिए ये कहां से दिया है, यहां से दिया है। ये इस बॉक्स से, इस वाले डायग्राम टेबल से दिया है वह। अब यहां देखिए, मोंडा भी सेलुलर है, सेलुलर प्रोकैरियोट है। इस दोनों कॉम्बिनेशन मिला के वो ये बोल रहा है। देखिए एक क्वेश्चन में वो 10 क्वेश्चन मिला के बोला है। सिंपल सा पहले क्वेश्चन क्या आता था कि मुंडरा क्या है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, प्रोकैरियोट मार के बच्चा निकल जाता था। लेकिन एक क्वेश्चन को समझने के लिए वह मोनरा, एक सेंटेंस में मोनरा में प्रोकैरियोट भी वो समझेगा और ये भी वो समझेगा कि सेलुलर लेवल होता है। फिर उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रोटिस्टा यूकैरियोट भी है और उसमें सिंगल सेल भी है। फिर उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि फंजाई यूकैरियोट भी है और उसमें मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू है। फिर उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्लांटी यूकैरियोट भी है और वह मतलब टिश्यू और ऑर्गन है। फिर उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एनिमिलिया यूकैरियोट भी है और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल है। मतलब एक क्वेश्चन में वह 10 क्वेश्चन मिला के वह क्वेश्चन बनाया है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो चलिए ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गया। फिर हम आपको और क्वेश्चन दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 100 को लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 को लीजिए। यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा है, मिलाए नहीं है स्टूडेंट, लेकिन ये लग रहा है हमको सही है। मतलब ये सब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, अभी हम मिलाए नहीं है क्योंकि क्या टेंशन लेंगे बेकार का। अब क्वेश्चन नंबर 100 को लीजिए। क्वेश्चन बोल रही है कि इन इकोसिस्टम देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, in ecosystem there is a unidirectional flow of energy of sun from producer to consumer। तो सही बात है, ये तो बात सही है। फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेकंड लॉ। देखिए ये बस एक बार तो हम इसको सही मारने वाले थे, लेकिन फिर दिमाग से पढ़े कि नॉट एग्जाम्प्ट। देखिए एनसीईआरटी क्या लिख रही है, यहाँ देखिए एनसीईआरटी लिख रही है कि इकोसिस्टम में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज होता है। फर्स्ट लॉ मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में भी मतलब एलेबरेट होता है, आपने पढ़ा होगा। जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी रेट इक्वल टू एनपीपी, ठीक है। फिर एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि फर्स्ट लॉ तो फॉलो होता ही है, लेकिन जो है मतलब इकोसिस्टम सेकंड लॉ से बच नहीं पाया, मतलब नॉट एक्सटेम्ड, मतलब इससे बच नहीं पाया, मतलब ये भी फॉलो होता है। देखिए यहाँ भी हम ये मारे हैं, मतलब इससे मुक्त नहीं हो पाया, मतलब ये भी फॉलो होता है। तो एनसीईआरटी को रगड़े हैं, इसीलिए ये बना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके और आगे वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं।